तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीलू जब कल्टीवेशन कर रहा होता है तो काइवे ने नौकर को बुलवाकर उससे कहती है कि जो उसने सामान मंगवाया था वो अब तैयार हो चुका है। तो ये सुनकर लीलू बहुत खुश हुआ। अब आगे लीलू खुशी से हॉल में एंटर हुआ और तुरंत ही उसकी नज़रें खूबसूरत और मनमोहक काइवे पर पड़ी। उसके गोल मटोल चेहरे ने उसे फूल से भी अधिक सुंदर बना दिया था और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। हालांकि लीलू उसे अक्सर देखता था, इसलिए उस पर उसके ब्यूटीफुल आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी नज़र उस चीज पर डाली जो महत्वपूर्ण थी, पास ही की मेज में रखा लोहे का बक्सा। वो बिना किसी झिझक के छलांग लगाकर डिब्बे के ढक्कन झट से फाड़ दिया। डिब्बे के अंदर दो छोटी स्वॉर्ड की थी, दोनों ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उनकी लंबाई लगभग 1/3 मीटर थी। एक का हैंडल नीले रंग का था जिस पर लहरों जैसी आकृति बनी थी जो समुद्र की लहरों की याद दिलाती थी। दूसरे का हैंडल हल्के सफेद रंग का था जिसके बारे में कहा जाता है कि सन मेटल से बना था, जो सन की रोशनी पड़ने पर लाइट उत्पन्न करने में सक्षम था। ये दोनों छोटी स्वॉर्ड ऐसी मेटल से बनी थी जिनमें वाटर और लाइट रेजोनेंस पावर समाहित थी। यह लीलू के लिए अपनी अनूठी रेजोनेंस पावर को इसमें डालने के लिए और युद्ध में अपनी ताओं को और अधिक बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करेगी। दोनों तलवारों के नीचे के हैंडल किसी जानवर के मुंह की तरह दिखते थे। नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। भयानक रूप। इन धारियों को समग्र रूप से देखने पर इनका चाप सामान्य से अधिक कुद प्रतीत होता था, मानो ये थोड़ी मुड़ी हुई हो। फिर भी इससे इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीता का अभाव नहीं होता था, मानो ठंडी रोशनी धारियों के बीच से प्रभावित हो रही हो। लीलू ने तुरंत दोनों तलवारें पकड़ ली और उन्हें चलाने का अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। अचानक एक तेज हवा जैसी साउंड सुनाई दी। जब लीलू ने पलक झपकते ही तलवारों को उल्टे हाथ में पकड़ लिया। उसकी मुद्रा और हाव भाव उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से सुंदर बना रहे थे। बुरा नहीं है, लीलू ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा। ब्लू रंग वाली तलवार को रिपल ब्लेड के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरी वाली को फ्लेयर ब्लेड के नाम से। उसने हंसता से कहा, यह तो बस नॉर्मल ग्रेड के आर्टिफैक्ट है, ये ट्रेजर आर्टिफैक्ट ग्रेड में नहीं आती हैं। वे का देखने का नजरिया काफी अच्छा था और वो इन वेपन की गुणवत्ता को आसानी से समझ सकती थी। हालांकि इनका आकार थोड़ा विशेष था, लेकिन इसका वास्तविक प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से हाई नहीं था। साउंड उत्पन्न करने वाली आर्टिफैक्ट को भी उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। साधारण साउंड उत्पन्न करने वाले आर्टिफैक्ट होते हैं और उनसे भी बेहतर आर्टिफैक्ट को ट्रेजर आर्टिफैक्ट कहा जाता है। कीमती आर्टिफैक्ट साउंड उत्पन्न करने वाली आर्टिफैक्ट की तुलना में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। रेयर आर्टिफैक्ट साउंड उत्पन्न करने वाली आर्टिफैक्ट की तुलना में कई अधिक पावरफुल और दुर्लभ होते हैं। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक की खगोलीय रूप से अधिक होती है। दूसरी ओर बहुमूल्य आर्टिफैक्ट का उपयोग में लाने से पहले एक निश्चित मात्रा में रेजोनेंस पावर की आवश्यकता होती है। लीलू वर्तमान में 7 सील स्टेज में था, इसलिए यदि उसके पास यह पावर होती भी तो भी वो इसका वास्तविक पावर का एक अंश भी इस्तेमाल करने में असमर्थ होता। यह काफ़ी है। एक बार जब मैं रेजोनेंस मास्टर स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तो मैं एक उपयुक्त रेयर आर्टिफैक्ट की तलाश करूंगा। लीलू मुस्कुराया। उसकी 2 रेजोनेंट आर्टिफैक्ट विशेष रूप से कॉलेज की फाइनल कंपटीशन के लिए बनाई गई थी। थैंक्स सीनियर सिस्टर काइवे, लीलू ने बड़े प्यार से उनसे कहा। काइवे ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी फाइनल कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाली है। हाल के दिनों में साउथवुड सिटी में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। त्यामजू प्रोविंस में कई एकेडमियों ने अपने टैलेंटेड स्टूडेंट को यहाँ भेज दिया है। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन एक महत्वपूर्ण आयोजन था जो अनगिनत लोगों को अट्रैक्ट करता था। काल युद्ध रोमांच विषय थे और वातावरण अक्सर जीवित रहता था। लीलू ने सिर हिलाया। इसके शुरू होने में अभी 3 दिन और बाकी हैं। काइवे की खूबसूरत निगाह में थोड़ी चिंता झलक रही थी। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे? हालांकि लीलू ने आखिरकार अपनी वाटर रेजोनेंस पावर को
बढ़ा लिया था, लेकिन बाकी ओपोनेंट की तुलना में इससे काफ़ी देरी हुई थी। इसलिए काइवे को संदेह था कि लीलू इतने कम समय में इस अंतर को पाट पाएगा कि नहीं। वो एस्ट्रोसेज कॉलेज में दाखिल पाने को महत्व को भली भांति समझती थी। अगर लीलू दाखिल पाने में सफल हो जाता है तो उसका फ्यूचर और रेपुटेशन आसमान छू जाती है। कम से कम लुओलान फैमिली के कुछ लोग उसे नीची नज़रों से नहीं देखते और वह जियान किंग के कुछ बोझ को भी सहने में सक्षम हो जाता। अपनी कमर के पास रखी दोनों तलवारों को म्यान में रख दिया। उसकी हथेली दोनों हथियारों के हैंडल को सहला रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। आप निश्चित रहे सीनियर सिस्टर काइवे, मैं हार नहीं सकता। यदि वो यह कदम भी उठाने में असमर्थ रहा तो विवाह को रद्द करना तो बस एक कोरी कल्पना ही रह जाएगी। पहली छुट्टियां खत्म हो गई। लीलू अकेडमी लौट आया और उसे और जाओ को दोनों को जू सान्यू ने लगभग तुरंत ही बुला लिया। तुम 7 सील स्टेज तक पहुंच गए हो। अनौपचारिक बातचीत के दौरान लीलू को पता चला कि जाओ को भी इस छुट्टी के दौरान 7 सील स्टेज में एंटर कर गया है, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। जाओ को की रेजोनेंस पावर केवल 5th ग्रेड की थी, जो बहुत औसत थी। 7 सील स्टेज तक पहुंच पाना उसके अथक परिश्रम और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सहन किए गए अथाह कष्टों का परिणाम था। विशालकाय भालू जैसे दिखने वाले जाओकुओ ने अपना सिर खुजाया और हंसे। मैं इस छुट्टी में घर नहीं लौटा और कल्टीवेशन करने के लिए एकेडमी में ही रुका रहा। एकेडमी ने मुझे कुछ विशेष कल्टीवेशन दिया, जिससे मेरी फाइनल्स में प्रयासों को और सफलता मिली और मैं आगे बढ़ पाया। पिछले 10 दिनों से जाओ कू ऐसे कल्टीवेशन कर रहा है मानो उसका जीवन इसी पर निर्भर हो। उन दोनों का मार्गदर्शन कर रहे जू सान्यू ने उनकी हंसी सुनकर ठहाका लगाया। उन्होंने इस दौरान जाओ कू की लगन और मेहनत का खूब ही पहचानी थी। लीलू ने तुरंत उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। बहुत अच्छे, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? आप सुंदर हैं और रेजोनेंस आर्ट में आपकी मास्टरी अच्छी है। अब जब आपने वाटर रेजोनेंस मैनिफेस्टेट कर लिया है तो बहुत संभव है कि आप भी सीनियर सिस्टर किंगेर की तरह साउथमिड एकेडमी में एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाए। जाओ कुओ ने ईमानदारी से कहा, मैं फेमस हो जाऊंगा तब भी हमारी दोस्ती रहेगी। तुम सचमुच सबसे ईमानदार इंसान हो जिनसे मैं मिला हूँ और तुम कभी झूठ नहीं बोलते, भले ही तुम थोड़े सी अनुकूल हो। लीलू ने सिर हिलाया और भावुक होकर आह भरी। बिल्कुल, इस फाइनल कंपटीशन के दौरान मुझे ब्रदर लू की ज़रूरत पड़ेगी कि वो मेरा ध्यान रखे। आसान है, एक बार जब मैं टॉप स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें सीधे एस्ट्रोसेज कॉलेज में ले जाऊंगा। वह कितना अत्याचारी है। उसकी बेशर्म शेखी सुनकर जू सान्यू का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और फिर वह पलटकर उन पर चिल्लाई, चुप रहो मूर्खों, हम यहाँ हैं। लीलू और जाओको तुरंत सतर्क हो गए और अपनी बकवास बंद कर दी। उनके सामने एक आंगन था जहां काफी लोग घूम रहे थे। यह साउथमिड एकेडमी के टॉप 20 के स्टूडेंट थे। लीलू ने लू किंगेर, सोंग युनफैन और डीफा किंग के परिचित चेहरों को पहचान लिया। फिलहाल समूह उन दोनों को मेज से घूर रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी शेखी बघारते हुए सारी बकवासें सुन ली थी। समूह की उपहास भरी नजरों के बावजूद लीलू का व्यवहार उदासीन और अवचलित रहा। जब तक उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती तब तक असल में परेशानी तो उनका मजाक उड़ाने वालों को ही झेलनी पड़ेगी। दूसरी ओर जाओको के चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान थी जो उसके हंसमुख व्यक्तित्व को दर्शाती थी। अंत में समूह ने केवल अपना सिर हिलाया और अपने अपने काम में वापस लग गए। इन दोनों की चमड़ी इतनी मोटी थी कि जितनी उन्होंने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। लीलू स्पष्ट रूप से अपनी औकात से ज़्यादा ही सोच रहा था। इससे पहले तो वो सोंग युनफैन के साथ मुश्किल से ही ड्रॉ कर पाया था और अब वो फर्स्ट स्थान का दावा कर रहा था। उसने लू किंगेर से उसकी राय तक नहीं पूछी। समूह में ओल्ड डीन भी मौजूद था। उनकी निगाहें हंसी से भरी हुई थी। उसने दोनों पर नजर डाली। सभी को आते देख उसने कहा, लगता है सब लोग आ गए हैं। चूंकि ऐसा है तो मैं अब फाइनल कंपटीशन के नियम समझाऊंगा। उन शब्दों को सुनकर सब लोग कांप उठे। वे तुरंत ओल्ड डीन के हर एक शब्द पर ध्यान से सुनने लगे। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन आधिकारिक तौर पर 3 दिनों में शुरू होगी। आप टॉप 20 के स्टूडेंट एकेडमी के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेंगे। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है और वो ये है कि त्यांजू प्रोविंस की
सर्वश्रेष्ठ एकेडमी का खिताब बरकरार रखना। इसके अलावा एस्टर सेज कॉलेज ने घोषणा की है कि इस दौरान वे त्यांजू प्रोविंस के 50 स्टूडेंट को उनके साथ शामिल होने के लिए चुना जाएगा। कर समूह में तनाव और बढ़ गया। 50 सीटों का मतलब था कि पिछली साल की तुलना में कई पद थे। ऐसे में कंपटीशन को निश्चित रूप से पहले से भी अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। पहले दौर की तरह ही कॉलेज की फाइनल कंपटीशन में टॉप 10 स्थान पाने वालों को एस्टर सेज कॉलेज में एंटर का अवसर मिलता। शेष 40 स्थान 10 अकेडमियों के बीच डिवाइड किए जाएंगे। 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रहने वाले अकेडमियों को एक एक स्थान मिलेगा और 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर रहने वाली अकेडमियों को 2-2 स्थान मिलेंगे और तीसरे, चौथे स्थान पर रहने वाली अकेडमियों को 5-5 स्थान मिलेंगे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली अकेडमी को 6 स्थान मिलेंगे और फाइनल में फर्स्ट स्थान पाने पर अकेडमी को 15 स्थान मिलेंगे। स्थान मतलब सीटें। आखिर वाक्य बोलते ही तुरंत अफरा तफरी मच गई। किसी ने भी सोचा नहीं था कि कॉलेज की फाइनल कंपटीशन पीक एकेडमी को इतना महत्वपूर्ण सीटें बांट जाएगी। इस साल में भी हालांकि पीक एकेडमी को अधिक रिवॉर्ड मिलते थे, लेकिन यह असंतुलन कभी इतना गंभीर नहीं था जितना इस बार है। फर्स्ट स्कूल के टीचर लिन फेंग ने लू किंगेर को देखते मुस्कुराते हुए उत्साह से कहा, किंगेर, एकेडमी को फर्स्ट स्थान दिलाने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह सुनकर ओल्ड डीन ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। उनकी सारी उम्मीदें लू किंगेर पर टिकी थी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वह साउथमिड एकेडमी का तुरुप का पत्ता भी थी। उनकी तीव्र निगाहों के बावजूद लू किंगेर पहले से ही शांत रही और उन्होंने हल्के से जवाब दिया, मैं जीत के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ओल्ड डीन ने सिर हिलाया और फिर उसे बताया, हालांकि तुम्हें ईस्टपुल एकेडमी के सी हुआंग पर नजर रखनी होगी। वे बेहद पावरफुल है और तुम्हारा मेन ओपोनेंट होगा। यह नाम सुनकर लू किंगेर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने ध्यान से सिर हिलाया। कल से आपको एकेडमी आने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप व्हाइट स्पिरिट गार्डन जाएंगे। यह वो स्थान है जहां त्यांजू प्रोविंस की अनेक एकेडमियां इकट्ठा होंगी। 3 दिनों में आप व्हाइट स्पिरिट माउंटेन में एंटर करेंगे। यह फाइनल कंपटीशन का प्लेग्राउंड होगा। इन फाइनल शब्दों के बाद उन्होंने अपने विदाई शब्दों का संसार प्रस्तुत किया। साउथमिड एकेडमी का नेतृत्व इस ओल्ड व्यक्ति ने सालों से किया है। इसकी रेपुटेशन मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस फाइनल कंपटीशन के दौरान एकेडमी की रेपुटेशन और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। फाइनल रिस्पेक्ट करते हुए एल्डर डीन का चेहरा गंभीर था। इस घटनाक्रम में 20 स्टूडेंट ही तुरंत अचंभित हो गए और उन्होंने भी जल्दी रिस्पेक्ट लौटा दिए। अंत में ओल्ड डीन ने समूह को विदा करने के लिए अपना हाथ हिलाया, जिससे सभी स्टूडेंट मिश्रित भाव से भर गए। लीलू आंगन से बाहर निकला, नीले आसमान की उदास निगाहों से देखता रहा और उसका दिल हल्का सा धड़क रहा था। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन आखिरकार आ ही गई थी। तो दुख की बात है कि उनके माता पिता इसे देखने के लिए मौजूद नहीं थे। अगर वे सचमुच ऐसा कर रहे होते तो वे उसे नापसंदी भरी नज़रों से देख रहे होते और कुछ इस हद तक बातें कह रहे होते। यह बेटा तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। कहा जाता था कि जब जॉन किंगे ने अपनी फाइनल कंपटीशन दी तो उसने अन्य सभी एकेडमियों के हर स्टूडेंट को पूरी तरह से दबा दिया। वो इतनी टैलेंटेड थी कि डर के मारे छिपकर वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। साउथमिड एकेडमी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने की हिम्मत किसी में नहीं थी और फाइनल में जब उसे एस्टर सेज कॉलेज में एंटर किया तभी त्यांजू प्रोविंस की असंख्य एकेडमियों में जश्न का माहौल छा गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। जॉन किंगे की चकाचौंध भरी चमक की तुलना में लीलू को हर तरह से उतार चढ़ाव सामना करना पड़ा था। दरअसल 1 महीने पहले तो किसी को भी उसके फाइनल कंपटीशन में भाग लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। सब बातों को सोचते ही लीलू का उत्साह थोड़ा कम हो गया, मानो किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। आखिरकार इन शब्दों का क्या मतलब था? व्हाइट स्पिरिट गार्डन साउथविंड सिटी के बाहरी इलाकों में व्हाइट स्पिरिट माउंटेन के सामने स्थित था। इससे पहले भी यहाँ कई कॉलेज की फाइनल कंपटीशनें डिसाइड हो चुकी थी। दूसरे दिन लीलू और अन्य लोग लिन फेंग और जू सान्यू के कमांड में व्हाइट स्पिरिट गार्डन की ओर एक साथ जाने की तैयारी करने लगे। वहां चारों ओर
उभरी भारी भीड़ के ने उनका स्वागत किया। कई स्ट्रोल लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। यह एक चहल पहल भरा नजारा था। हालांकि इसकी उम्मीद भी थी। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन जैसी बड़ी घटना भले ही औपचारिक रूप से प्रत्येक कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट ही शामिल हों, लेकिन वास्तविकता में इससे सबकी रुचि थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि कौन सा यंगर जनरेशन बाकियों से आगे निकलकर त्यांजू प्रोविंस की नई जनरेशन का लीडर बनेगा। यह पीक स्थान था। जैसे ही वे व्हाइट स्पिरिट गार्डन में एंटर हुए, माहौल और भी गर्म हो गया। चारों ओर से उमड़ती भीड़ ने शोर से उनका स्वागत किया। उनके एंटर पर तुरंत ध्यान गया। आखिरकार त्यांजू प्रोविंस में साउथविंड एकेडमी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी। ये साउथविंड एकेडमी के टॉप 20 स्टूडेंट हैं। वाह, लंबे बालों वाली वो खूबसूरत लड़की जरूर लुकिंगेर होगी। मैंने सुना है कि वो साउथविंड एकेडमी की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। इस साल की कॉलेज की फाइनल कंपटीशन में उसे शायद फर्स्ट स्थान मिलेगा। शायद नहीं, तभी एक दूसरा बंदा बोला। शायद नहीं, ईस्टपुल एकेडमी का शिवांग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे नहीं लगता कि वो लुकिंगेर से कमजोर है। साउथविंड एकेडमी का लीलू कौन है? मैंने सुना है कि जान किंगे उसकी मंगेतर है। गिनोना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी को अपवित्र करने की? देखो वो सुंदर लड़का, ये लीलू है। पैसा रुतबा, वो लुओलान परिवार के यंग लॉर्ड हैं। हम परिवार पावर कोई खास अथॉरिटी नहीं है। फेमस लड़के अपनी रेपुटेशन खुद बनाते हैं। मैंने सुना है कि साउथविंड एकेडमी के प्राइमरी कंपटीशन के दौरान उन्होंने दूसरे स्थान पर रहने वाले सोंगयुन फैन के साथ ड्रॉ खेला था। धिक्कार है, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। चुप रहो। क्या तुम चुप रहोगे? साउथविंड के स्टूडेंट के कानों तक कभी कभार कुछ अजीब बातें पहुंच जाती थी। लुकिंगेर और लीलू दोनों ही गपशप में प्रमुखता से शामिल हुए। लुकिंगेर अपनी रेपुटेशन के लिए और लीलू अपनी विशेष रेपुटेशन के लिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे स्थान पर पत्थर का एक मंडप था। उसके भीतर 3 आकृतियां दिखाई दे रही थी जिनकी निगाहें भी साउथविंड एकेडमी पर टिकी हुई थी। 2 लड़के और एक लड़की। यूथ में से एक हड्डा कट्टा शरीर वाला लड़का था जिसके चमकीले लाल बाल धूप में विशेष रूप से सुंदर लग रहे थे। दूसरा लड़का अधिक विद्वान जैसा दिखता था और काफी दुबला पतला था। वो लड़की हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी, छोटी सी नाजुक सी सुंदर चेहरे वाली। उसकी सबसे खास बात उसके हाथों के पिछले हिस्से पर बने हरे रंग के बेल जैसे टैटू थे। तीनों बिल्कुल गुमनाम नहीं थे। लाल बालों वाले लड़के त्यांजू प्रोविंस की डॉन एकेडमी का जियांग लियांग था। वो उनका पहला स्टूडेंट था और टैलेंटेड भी। दुबले पतले विद्वान का नाम जोंगफू था जो जेनिथ एकेडमी से फर्स्ट स्थान पर थे। हरे रंग की पोशाक पहने लड़की चीसू थी जो डस्क लाइट एकेडमी से फर्स्ट स्थान पर थी। ये तीनों ही टॉप 10 में पहुंचने के लिए दावेदार थे। क्या ये लुकिंगेर है? वो बहुत ताकतवर दिखती है। जियांग लियांग की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों में की प्रबल इच्छा थी जो लुकिंगेर पर टिकी थी। मुझे उससे एक खतरनाक कोरा महसूस हो रही है, जोंगफू ने न्यूट्रल भाव से कहा और भौहें चढ़ा ली। साउथविंड एकेडमी में फर्स्ट स्थान पाने वाली कभी भी आसान ओपोनेंट नहीं रही है, लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जान किंगे के साथ एक ही बैच और एक ही जनरेशन में नहीं थे। हम पल भर में बाहर हो जाते। चीसू हंसी। जियांग लियांग और जोंगफू ने गहरी भावना से सिर हिलाया। जियान किंगे एक आतंक है। 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस भयानक होती है। मुझे उसके बैच के लोगों पर तरस आता है, लेकिन साउथविंड एकेडमी के इस बैच में लुकिंगेर और सोंगयुन फैन पर ही नजर रखने की जरूरत है। हमें बाकी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जियांग लियांग ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उनका स्कूल साउथविंड एकेडमी के बराबर नहीं था, लेकिन यही वजह थी कि डॉन एकेडमी अपने रिसोर्सेज का अधिकांश हिस्सा उन पर खर्च कर सकी है।
हालांकि त्यांजू प्रोविंस में उनके जैसे लोग बहुत कम थे, लेकिन वे अकेले भी नहीं थे। ऐसे स्टूडेंट को पाने के लिए हर स्कूल हर संभव प्रयास करता था। लीलू के बारे में क्या? मैंने सुना है कि प्राइमरी कंपटीशन में उसका मुकाबला सोंग यून फैन से रहा और उसने ड्रॉ किया, चीसू ने कहा। जियांग लियांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने समय बिताने के कोई सी खास आर्ट चली थी। अंत में उसकी रेजोनेंस पावर भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। 1 सेकंड और होता तो सोंग यून फैन उसे खत्म कर देता। यह एक चालाकी भरी चाल है, लेकिन इन कंपटीशन में यह काम नहीं करेगी, चीसू ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा। अफसोस की बात है कि वो इतना सुंदर है, बुद्धिमान जोंगफून ने याद दिलाया। अहंकार एक दोष है। लीलू का सोंग यून फैन को हराना यह दर्शाता है कि उसमें कुछ काबिलियत है। सुरक्षा के लिहाज से उसकी असली ताकत का परीक्षण करना जरूरी है, तभी सही अनिश्चितताओं का सामना हो सकेगा। उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय सोच लूंगा। शियांग लियांग ने मुस्कुराते हुए मुंह बनाया। जो भी हो, यीशु मुड़ी, क्या तुम दोनों को शिहुआंग का संदेश मिला? वो चाहता है कि हम आज रात उससे मिलकर किसी बात पर चर्चा करें। शियांग लियांग ने सिर हिलाया। वो गवर्नर के बेटे से मिलने को लेकर थोड़ा आशंकित था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो साउथविंड एकेडमी की लुकिंगेर का सीधा मुकाबला करने में सक्षम था। ये एक ऐसी प्रतिष्ठा है जिसका हमें सम्मान करना होगा। जोंगफू ने हल्के से सिर हिलाया। उसका निशाना जरूर साउथविंड एकेडमी होगी, जो संयोग से हमारी भी है। आखिरकार साउथविंड एकेडमी ने सर्वश्रेष्ठ स्कूल होने के अपने गौरव को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया है। उन्हें हमेशा एंटर परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो यह बाकी स्कूलों के लिए अच्छी खबर होगी। चीसू भी मुस्कुराई। अगर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति न होता तो हम मिलकर काम नहीं कर पाते। हालांकि साउथविंड एकेडमी कई अन्य एकेडमी के लिए सबसे बड़ी ओपोनेंट थी, लेकिन उनके बीच भी आंतरिक कंपटीशन काफी थी। एकजुट होने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति के बिना ऐसी ताकत का निर्माण करना कठिन था। इसलिए शिहुआंग की पहल वास्तव में स्वागत योग्य थी। लीलू और अन्य लोग लिनफैंग और जूसान्यू के पीछे पीछे व्हाइट स्पीड गार्डन के आवास में गए। सुयोंगवंश लीलू को मिलन जाओ कुओं से हुआ। दोनों अपना कमरा साफ कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर नोक नोक हुआ। लीलू ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अति सक्रिय चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा है। उस व्यक्ति की बाहों पर एक किताब थी। कुछ जानकारी खरीद लो ब्रदर। उन शब्दों को सुनकर तुरंत साउथविंड एकेडमी के द्वार पर छिपकर मंडराते हुए किताबें बेचने वाले धूर्त अवैध विक्रेताओं की याद आ गई। यूलैंग, तुम यहाँ कब एंटर हुए? लीलू हंसा। यह कोई और नहीं बल्कि यूलैंग ही था, जिसने लीलू से हारने के बाद अतिरिक्त ढंग से खून की उल्टी की थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, जो फेमस स्कूलों के टॉप स्टूडेंट के बारे में जानकारी है, साथ ही टॉप 10 फ्यूचर भी इसमें शामिल है। ओह, लीलू की भौहें तन गई। इस आदमी में कोई वाकई खास बात है। जो जानता है कि ऐसी जानकारी से अच्छी खासी रकम मिल सकती है, और ऐसा लगता है कि उसने इस पर काफी समय तक काम किया है। मैं पैसा कमाने में माहिर हूँ। लीलू ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने समर्थन में एक वस्तु खरीदी। बिल्कुल, मैं इस जानकारी को जुटाने में बहुत मेहनत की है। मैं गारंटी देता हूँ कि योगी होगी। यूलैंग ने वादा किया। लीलू ने बेहतरीन ढंग से पन्ने पलटे। अपना नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। लीलू, साउथविंड एकेडमी, लुओलान परिवार का यंग लॉर्ड, कमी निकम्मा रहना अब एक टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में वापसी कर रहा है, मानो उसमें 5th ग्रेड की वोटर रेजोनेंस हो। विशेषता बेहद आकर्षक, लेकिन अच्छे रूप रंग से कभी किसी को सफलता नहीं मिली, और टॉप 10 में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। जब लीलू ने यह पढ़ा तो गुस्से से दहाड़ा। वो यूलैंग पर अपना सारा गुस्सा निकालने ही वाला था, लेकिन अचानक वो चालाक व्यापारी हवा की तरह गायब हो गया। तभी दूर से एक आवाज आई, मैं बस आपकी जानकारी की सुरक्षा कर रहा हूँ। लीलू ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बदमाश कहीं के, मुझे दोबारा पकड़ने का मौका मत देना। यूलैंग नामक उस पागल को भगाने के बाद लीलू ने जानकारी ली और अपने कमरे में वापस चला गया और ध्यान से सभी की जानकारी का पढ़ने लगा। हालांकि जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि बहुत सी जानकारी उपयोगी है और सही है।
ऐसा प्रतीत होता है मानो यूलैंग ने बाकी काफ़ी मेहनत की हो। यह भोले भाले लोगों को ठगने का कोई साधारण प्रयास नहीं था, बल्कि नॉलेज का एक ट्रू स्टोरेज थी। बेशक लीलू के बारे में मिली जानकारी के अलावा, उनके सुंदर दिखने के अलावा, जिससे उन्होंने अनिच्छा से सच स्वीकार किया, बाकी सब कुछ झूठ था। इसके बाद उसका ध्यान इस जानकारी पर केंद्रित हो गया कि इस कंपटीशन में टॉप 10 सबसे मजबूत व्यक्ति कौन हो सकते हैं। पहले स्थान पर साउथवुड एकेडमी लुकिंगेर, अपर 7th ग्रेड का आइस रेजोनेंस वाली स्टूडेंट, 9 सील स्टेज में होने का संदेह है। सुंदरता और पावर का अनूठा संगम इस लड़की में देखने को मिलता है। साउथवुड एकेडमी में उसे आज तक की एक भी लड़ाई नहीं हारी है। सेकंड स्थान पाने वाले ईस्टपुल एकेडमी के शी हुआंग है, अपर 7th ग्रेड के रेजोनेंस और टैलेंटेड हैं। माना जाता है कि वे 9 सील स्टेज में हैं। संभवतः वे लुकिंगेर को टक्कर देने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति हैं। फाइनल कंपटीशन में फर्स्ट स्थान पाने की उनमें प्रबल क्षमता है। थर्ड स्थान डॉन एकेडमी के जियांग लियांग, लोअर 7th ग्रेड का फायर रेजोनेंस 8th सील स्टेज। डॉन एकेडमी के सभी रिसोर्सेज से खिलाने के बाद एक अच्छा स्टूडेंट, उसकी पावर को कम नहीं आंका जाना चाहिए। फोर्थ स्थान साउथवुड एकेडमी सोंगुन फैन, लोअर 7th ग्रेड का क्रिम्सन ईगल रेजोनेंस 8th सील स्टेज। साउथवुड एकेडमी की फर्स्ट कंपटीशन के दौरान उन्होंने 2 राउंड को छोड़कर सभी राउंड में जीत हासिल की। एक राउंड में उन्होंने लुकिंगेर से हार मिली और दूसरा राउंड लीडू के साथ ड्रॉ रहा। 5वां स्थान डस्क लाइट एकेडमी चीसू, लोअर 7th ग्रेड की पॉइजन आईसीवी रेजोनेंस 8th सील स्टेज। 6वां स्थान जेनिथ एकेडमी जोंगफू, लोअर 7th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस 8th सील स्टेज। 7वां स्थान लीलू ने पूरी सूची बारीकी से ध्यान से पढ़ी और फिर प्रशंसा से आ भरी। अगर उसने यह न पढ़ा होता तो वो अब भी अज्ञानी होता। त्यांजू प्रोविंस के असंख्य एकेडमी से स्टूडेंट अनभिज्ञ होता कि अब पीछे मुड़कर देखने पर यह बात तर्कसंगत लगती है। त्यांजू प्रोविंस की कई एकेडमियों की फाउंडेशन भले ही साउथवुड एकेडमी की जितनी मजबूत न हो, लेकिन उनमें 1-2 टैलेंटेड स्टूडेंट को तैयार करने की क्षमता तो थी ही। अंधा भी अंत में चूहों को पकड़ ही लेता है और उनके प्रयास एक दिन रंग ला सकते हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे पीक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी एकेडमी की रेपुटेशन आसमान छू जाएगी और उनके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। के अलावा टॉप 10 स्थान के लिए कंपटीशन करने वाले सभी ओपोनेंट कम से कम 8th सील स्टेज में थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। लगता है टॉप 10 में जगह बनाना मुश्किल होगा, लीलू ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बुदबुदाया। फिलहाल पावर 7 सील स्टेज की थी और वो बाकी ओपोनेंट से थोड़ा कमजोर। अच्छी बात यह थी कि उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस विशेष रेजोनेंस है, जरूरत पड़ने पर कुछ फायदे दिला सकती है। अगर उससे सोंगुन फैन का फिर से खुले तौर पर सामना करना पड़ा तो उसे अब छल कपट और मामले को ड्रॉ में बदलने के अपने पुराने तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। टॉप 10 में लुकिंगेर हुआंग का लेवल खतरनाक था क्योंकि वे संभवतः 9 सील स्टेज में थे। दोनों ही रेजोनेंस 8 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से निपुण थी और संभवतः फर्स्ट स्थान प्राप्त करने में भागी थे। हालांकि लीलू को फिलहाल फर्स्ट स्थान प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि वह उतना मजबूत नहीं था। उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस 6th ग्रेड तक की थी, जबकि उन दोनों की रेजोनेंस अपर 7th ग्रेड की थी। उनकी बैकग्राउंड भी खतरनाक था, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उनसे कम रिसोर्सेज नहीं मिले थे। शायद अगर वे दोनों निर्जीव वस्तु होते तो वह उन्हें पीछे छोड़कर जीत जाता। इसके अलावा वो जियांग किंगे नहीं थी, जिसके पास 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस थी और जो उन्हें पूरी तरह से दबा सकती थी। दूसरे तो उसके खिलाफ उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। पे हाउ जब मुसीबत खड़ी करना चाहता था तब भी उसे अर्थफील्ड स्टेज के फाइनल स्टेज तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि प्राइमरी कंपटीशन की जियांग किंगे का सामना करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। इस उदाहरण से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस कितनी पावरफुल होती है। इसलिए लीलू की लक्ष्य
फाइनल कंपटीशन में टॉप 10 स्थान में से किसी तरह जगह बनाना है। एस्ट्रोसेज कॉलेज में एंटर मिल जाना ही काफ़ी होता। वीक पर रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो यह असंभव था और दूसरी बात यह बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। इससे उसके दुश्मन का और गुस्सा और लालच भड़क उठता। अतीत के अनुभव के आधार पर उसने तय कर लिया था कि गुमनामी में धीरे धीरे विकास करना ही सही रास्ता है। परिस्थितियां अनुकूल रही तो लीलू चुपचाप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता। वो ड्यूक स्टेज में प्रवेश करना चाहता था और अपनी जान बचाना चाहता था। इसके अलावा उसके पास केवल 5 साल बचे थे और यह एक्वायर्ड रेजोनेंस उसके ऊपर लटकती हुई कर्स की तरह तलवार की तरह थी, जो उसे हमेशा चिंता और बेचैन में रखती थी। जब लीलू यूलांग द्वारा जानकारी में मगन था, तब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा। जाओ कुओ उसके साथ कुछ खाने जाना चाहता था, लेकिन लीलू के ध्यान को देखकर उसने उसे अकेला छोड़ देने का फैसला किया। वो चुपके से बाहर निकल गया और उसके लिए कुछ खाना लाने की योजना बनाई। यह जानकारी काफ़ी अच्छी है और उपयोगी जानकारी से भरपूर है। लीलू ने जानकारी को पढ़ने के बाद राहत की सांस ली। इस जानकारी को पढ़ने के बाद उन्हें अन्य अकेडमियों के टैलेंटेड स्टूडेंट को और अपनी क्षमताओं के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हो गई। इसके अलावा उसे यह भी लग रहा था कि यूलंग ने जानबूझकर उसके बारे में जानकारी छिपाई है, ताकि कोई और उसके खिलाफ तैयारी न कर सके। अन्यथा उपलब्ध जानकारी के आधार पर वो उसके बारे में एक बड़ा सारा से लिख सकता था, न कि केवल वह बेतुकी बात छोड़ देता। लगता है मैंने यूलैंग के बारे में बहुत बुरा सोचकर वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी, लीलू ने बुदबुदाया। उसी समय उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी और उसने आखिरकार एहसास हुआ कि आसमान पूरी तरह से काला हो चुका है। जाओ कुओ नाम का वो आदमी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या वो चाहता है कि मैं भूख से मर जाऊं और फिर पूरा छात्रावास खुद हथियार ले? लीलू ने सवाल किया। इसी बीच दरवाजे पर जल्दी से दस्तक सुनाई दी। बाहर से यूलैंग की आवाज़ आ रही थी। लीलू, तुम्हारे दोस्त जाओ कुओ को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। लीलू ने बोहें चढ़ाते हुए दरवाज़ा खोला। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लीलू ने कंधे उचकाते हुए कहा। लगता है उस बदमाश का जेनिथ एकेडमी के लोगों से झगड़ा हो गया है। ग्रुप का मुखिया जोंगफू है। अगर तुमने मेरी जानकारी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि वो कौन है। जेनिथ एकेडमी के लोग वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लीलू ने आश्चर्य से पूछा। खैर, जोंगफू ने जानबूझकर खुद को सामने प्रकट किया है। अगर मैं कहूं कि वे जाओ कुओ को निशाना बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, यूलैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो वे मुझे निशाना बना रहे हैं? लीलू ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव लिए पूछ लिया। वे शायद आपको परखना चाहते हैं, यूलैंग ने समझाया। मैं तो पूरे समय चुपचाप बैठा था। आखिर क्यों? लीलू इस घटनाक्रम से थोड़ा हैरान था। यह जोंगफू नाम का आदमी तो टॉप 10 में था, भला वो मुझे जैसे मामूली आदमी की परवाह क्यों करेगा? ऐसा लगता है कि वो सतर्क है, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अनुरूप है, यूलैंग ने बताया। लीलू वास्तव में एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सोंगफैन के खिलाफ ड्रॉ कराने में थी। खैर, जब उसने मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत की है तो मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा, लीलू ने गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। यूलैंग ने अपना सिर खुजाया। लीलू की बातों से लग रहा था कि उसके दुश्मन उसे सिर्फ कठपुतली की तरह नचा रहे थे। व्हाइट स्पिरिट गार्डन के ईस्ट हिस्से में एक काफ़ी बड़ा समूह उन समय को हरी हलचल से देखने के लिए रुक गया था और उन्होंने भीड़ भाड़ के बीच एक अवरोध बना लिया था, यानी घेरा। लोगों की भीड़ में जेनिथ एकेडमी के कई स्टूडेंट ने जाओ कुओ को घेर लिया था और वे जोर जोर से बहस कर रहे थे। बाकी सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि साउथमिड एकेडमी के किसी लड़के ने जेनिथ एकेडमी की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। क्या वाकई इतना बुरा था? वो लड़की कहाँ है? लड़की तो काफ़ी साधारण सी है। क्या साउथमिड एकेडमी के लोग इतने प्यासे हैं कि वो हर लड़की पर अपना गंदा हाथ फेरते हैं? जोर जोर से हंसने के शोर के बीच जाओ को वो बेहद परेशान महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क रही थी और उसने घेराबंदी तोड़ते हुए तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके पीछे एक तीव्र रेजोनेंस पावर महसूस हुई। एक
ठंडी हथेली सीधे उसकी पीठ पर रखी गई और उसने रेजोनेंस पावर को कंपन ने जाओ कुओ के शरीर को अचानक रोक दिया, जिससे वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और एक सुंदर और दुबले पतले लड़के को देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जोंगफू ने प्यारी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ब्रदर, मामला अभी सुलझा नहीं है। आपको साउथविंड एकेडमी से किसी को बुलाकर इस बारे में स्पष्टीकरण लेना होगा। क्या आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जाओ कुओ ने उदास स्वर में पूछा। जोंगफू मुस्कुराया, अगर साउथविंड एकेडमी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजती जो उचित स्पष्टीकरण दे सके, तो मुझे खुद ही मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा और तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरकार हमें अपने साथी को स्पष्टीकरण देना ही होगा। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा मर्दानी दिखती है। मैं तो भालू जैसा दिखता हूँ। भला उसे कौन छेड़ना चाहेगा? जाओ कुओ ने गुस्से से भड़क उठा। जोंगफू ने उसे अनसुना कर दिया और उसे वहीं रोक रखा। इस नज़ारे को देख रही भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रहने के दौरान भीड़ में कुछ हलचल दिखाई दी। लीलू का अंदर आते देख जोंगफू की निगाहें उत्साह से चमक उठी। वो सचमुच आ गया। जोंगफू मन ही मन खुशी मनाने लगा। लीलू के सामने प्रकट होने से उसे आखिरकार पता चल सकेगा कि वो वास्तव में कितना पावरफुल है। वो यह तय कर पाएगा कि वो सचमुच बदले हुए भेड़िया है या फिर किसी काम का नहीं। जब वो अभी भी अपनी खुशी में डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि लीलू तुरंत मुड़कर चिल्लाया, इधर आइए सुपरवाइजर, यह कमीना साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से इसे पकड़िए और कंपटीशन में भाग लेने का इसका अवसर छीन लीजिए। जोंगफू के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई और उसकी खुशी मानो ठंडे पानी की बाल्टी में बुझा दी गई। उसने तुरंत देखा कि सुपरवाइजर की वर्दी पहने एक टीचर वहां भावहीन खड़ा था। दत्त तेरे की, कभी सभ्य और शालीन माने जाने वाले जोंगफू ने एक अकल्पनीय शब्द कहे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का यंग लॉर्ड इतना नियमों का पालन करेगा। पिछले 2 दिनों ने व्हाइट स्पिरिट गार्डन में तरह तरह की झगड़े से भरे थे, जहां कई स्टूडेंट छुपकर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। फिर भी कोई भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। भला किसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो झगड़ा होने पर टीचर के पास रोते हुए भागता हो? क्या यह हद से ज्यादा बेशर्मी भरा काम नहीं है? क्या यंग लॉर्ड सचमुच ऐसा व्यक्ति है जिसे कम चुने हुए रास्ते पर यात्रा की है? तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं ये समाप्त। कैसे लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बता देना।